हेलो और लॉजिकल चैनल पर आप सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग ये पूरी सीरीज़ उन सभी स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स के लिए बनाई जा रही है जो ऐसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जहां लेबर लॉज आते हैं। हाँ, और इस सीरीज का मकसद ही यही है कि लेबर लॉज को डीपली और लॉजिकल तरीके से समझा जाए। बिल्कुल। और इस डीप डाइव को शुरू करने से पहले एक छोटा सा मोटिवेशनल मैसेज मैं सभी को देना चाहती हूँ। देखो, पढ़ाई को लेकर ना बैरक्स को सिर्फ रटने की बजाय अगर हम उनकी लॉजिक समझ लें, अगर लॉ के पीछे की लॉजिक क्लियर हो जाए तो एग्ज़ाम क्लियर करना बहुत आसान हो जाता है। और हाँ, चैनल पर पहले भी हमने कई लेबर लॉ एक्ट्स कवर किए हैं जो अवेलेबल है, आप लोग उन्हें भी ज़रूर देखें। मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 हम इसमें बेसिकली सेक्शंस 1 से 31 तक आज कवर करेंगे और ये डिस्कशन बिल्कुल उस पीडीएफ के सीक्वेंस में रखा जाएगा ताकि आप लोग मेरा मतलब है सभी स्टूडेंट्स अपने नोट्स के साथ इसे आसानी से रिलेट कर सकें। और इन सभी लॉज की जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर पहले से अवेलेबल है, तो वहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करें। कानून को लाइन बाय लाइन समझने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी और ये एक्चुअली लागू किन पर होता है। एकदम सही सवाल है। देखिए, इसका मेन ऑब्जेक्टिव था अनऑर्गेनाइज्ड लेबर को एक्सप्लॉयटेशन से यानी शोषण से बचाना। एक बहुत ही लैंडमार्क कॉन्टेक्स्ट है इसमें, विजय कॉटन मिल्स लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ अजमेर। ये 1955 का सुप्रीम कोर्ट केस है। ओह, 1955 काफी पुराना बेंचमार्क है। हाँ, तो इस लीगल बैटल में एम्प्लॉयर्स ने बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में ये आर्ग्यूमेंट दिया था कि मिनिमम वेज तय करना उनके आर्टिकल 19(1)(g जो हमारा फंडामेंटल राइट टू ट्रेड है। अच्छा, मतलब उनका कहना था कि बिजनेस को अपने प्रॉफिट मार्जिन्स के हिसाब से वेजेस तय करने की आज़ादी होनी चाहिए। एग्जैक्टली पर सुप्रीम कोर्ट ने इस आर्ग्यूमेंट को कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया। कोर्ट ने साफ कहा कि मिनिमम वेज फिक्स करना जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में किया जा रहा है। कोई भी बिजनेस कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का आधार लेकर अपने वर्कर्स का शोषण नहीं कर सकता। राइट। बिजनेस का हक अपनी जगह है, पर सर्वाइवल की कीमत पर बिजनेस मॉडल नहीं चल सकता। और इसकी एप्लीकेबिलिटी की बात करें तो सेक्शन 1 कहता है कि पूरे इंडिया पर लागू होता है ना। हाँ, पूरे इंडिया पर। लेकिन अब आते हैं इसकी कुछ की डेफिनेशंस पर जो सेक्शन 2 में दी गई हैं। सबसे पहले सेक्शन 2(b) अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अब ये क्या है? इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का स्ट्रक्चर बताया गया है। तो बेसिकली सेंट्रल कहाँ अप्लाई होती है और स्टेट कहाँ? जो एम्प्लॉयमेंट्स डायरेक्टली सेंट्रल के अंडर आते हैं, जैसे रेलवेज हो गया, माइंस, ऑयल फील्ड्स या मेजर पोर्ट्स, इन सब स्पेसिफिक कैटेगरीज में अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेंट्रल होगी। और इनको छोड़कर बाकी जितने भी एम्प्लॉयमेंट्स हैं उनके लिए स्टेट गवर्नमेंट अथॉरिटी होती है। समझ गई। और फिर सेक्शन 2(g) में स्केड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट का भी कॉन्सेप्ट है, राइट? बिल्कुल। जो भी एम्प्लॉयमेंट इस एक्ट के शेड्यूल में इसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 होते हैं, उसमें लिस्ट की गई है, उस पर यह कानून लागू होता है। अच्छा, अब एक डेफिनेशन आती है जिसमें सबसे ज्यादा, मुझे लगता है सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है बच्चों को। सेक्शन 2(h) में वेजेस की लीगल इक्वेशन। हाँ, ये टेक्निकली बहुत ट्रिकी लगता है पहली बार। वही ना, मतलब इसमें बताया है कि बेसिक रेम्यूनरेशन और हाउस रेंट अलाउंस यानी HRA शामिल होता है, लेकिन और ये पॉइंट ध्यान देने वाला है सबके लिए, अकोमोडेशन, लाइट, वाटर, PF कॉन्ट्रीब्यूशंस, ट्रैवल अलाउंस और ग्रेच्युटी, इन सबको एक्सक्लूड किया गया है वेज की डेफिनेशन से। करेक्ट, स्ट्रिक्टली एक्सक्लूड किया गया है इनको। अब मेरा एक डाउट है यहाँ पर, अगर ये एक्ट एक सेफ्टी नेट की तरह है तो वेजेस में PF और ट्रैवल अलाउंस को एक्सक्लूड क्यों किया गया है? वो भी तो एम्प्लॉय के ही एक्स्ट्रा पैसे हैं ना। देखिए, इसको ऐसे समझिए, इसका मकसद है वर्कर के हाथ में आने वाली डायरेक्ट जो लिक्विड कैश होती है, जिसको हम बेस पे कहते हैं। हाँ, वही बेस पे, उसको स्टैंडर्ड और सुरक्षित रखना इस एक्ट का टारगेट है। PF एक लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट बेनिफिट है। अगर PF या ट्रैवल को बेस वेज में जोड़ देंगे तो ऑन पेपर तो वेज ज्यादा दिखेगी, पर वर्कर की जेब में आज के गुजारे के लिए, दवाई के लिए कैश बहुत कम बचेगा।
ओह वाह, ये तो बहुत लॉजिकल है ताकि उनके हाथ में इमीडिएटली खर्च करने के लिए एडिक्वेट लिक्विड कैश आए। एग्जैक्टली। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, द आर्किटेक्चर ऑफ वेज फिक्सेशन, जो सेक्शन 3 और 4 में है। राइट। अब हमने डेफिनेशंस तो समझ ली हैं, तो अगला कदम ये है कि सरकार इन वेजेस को फिक्स कैसे करती हैं। सेक्शन 3 गवर्नमेंट को एक डायरेक्ट मैंडेट देता है कि उन्हें पार्ट 1 और पार्ट 2 की एम्प्लॉयमेंट्स के लिए मिनिमम रेट्स फिक्स करना ही पड़ेगा, जैसे टाइम रेट हो गया, पीस रेट, गारंटीड टाइम रेट और ओवर टाइम रेट। पर वेट, इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग रूल है ना, द 1000 रूल। हाँ, द 1000 रूल, ये एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस रूल के हिसाब से अगर किसी शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट में पूरे स्टेट के अंदर 1000 से कम एम्प्लॉयज हैं, तो गवर्नमेंट वहां मिनिमम वेज फिक्स करने से रिफ्रेन कर सकती है, यानी मना कर सकती है। वेट, रियली? 1000 से कम होने पर सरकार शोषण होने देगी? इस रूल का आखिर लॉजिक क्या बनता है? सुनने में थोड़ा अनफेयर लगता है, पर इसका लॉजिक प्रैक्टिकल एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा है। इसे ट्रियाज की तरह समझो। स्टेट के इंस्पेक्टर्स और रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। सरकार चाहती है कि पहले फोकस उन बड़ी इंडस्ट्रीज पर हो जहां मास लेवल पर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा हो। अच्छा, मतलब फोकस और रिसोर्सेज को प्रायोरिटी देना, बड़ी मछलियों को पहले टारगेट करना। बिल्कुल। जैसे ही उस छोटी इंडस्ट्री में टोटल वर्कर्स 1000 क्रॉस करेंगे, मैकेनिज्म एक्टिव हो जाएगा, और जब गवर्नमेंट फिक्स करती है तो सेक्शन 4 के हिसाब से 3 तरह के वेज फॉर्मूलाज यूज होते हैं। 3 फॉर्मूलाज, वो कौन से हैं? पहला है बेसिक रेट प्लस स्पेशल अलाउंस, जो नॉर्मली कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स के हिसाब से एडजस्ट होता है, यानी महंगाई के हिसाब से जो भत्ता मिलता है। हाँ वही। दूसरा है बेसिक रेट प्लस कैश वैल्यू ऑफ कंसेशंस, जो एसेंशियल कमोडिटीज पर डिस्काउंट मिलता है। और तीसरा ऑल इंक्लूसिव रेट होता है, जिसमें बेसिक, महंगाई और कंसेशंस सब मर्ज कर दिया जाता है। राइट राइट। तो फॉर्मूलाज तो बन गए, लेकिन रियल वर्ल्ड में इनको इम्प्लीमेंट करने का प्रोसेस क्या है? और सबसे बड़ी बात, इसमें किसकी एडवाइस ली जाती है? यही तो सेक्शन 5 बताता है, द फिक्सेशन प्रोसीजर। इसमें एक्सपर्ट कमिटीज बनाई जाती हैं, या फिर वेट, एक्चुअल में 2 रास्ते दिए गए हैं ना इस प्रोसीजर के लिए? हाँ, 2 रास्ते हैं। एक है पाथ ए, जो कमिटी मेथड है। इसमें गवर्नमेंट अलग अलग कमिटीज और सब कमिटीज बनाती हैं, जो ग्राउंड इंक्वायरीज करती हैं और डेटा इकट्ठा करती हैं। और पाथ बी? पाथ बी है नोटिफिकेशन मेथड। अगर सरकार के पास डेटा है तो वो सीधे ऑफिशियल गैजेट में अपने प्रपोजल्स पब्लिश कर देती है, और पब्लिक फीडबैक के लिए कम से कम 2 महीने का वक्त देती हैं। 2 महीने, ये टाइमलाइन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब फाइनल नोटिफिकेशन आती है तो क्या लॉ अगले दिन से लागू हो जाता है? नहीं, तुरंत नहीं होता। फाइनल नोटिफिकेशन पब्लिश होने के ठीक 3 महीने बाद ये कानून लागू होता है, यानी एनफोर्स होता है। अच्छा, ताकि इंडस्ट्रीज को अपने कॉन्ट्रैक्ट्स एडजस्ट करने का वक्त मिल सके। और इन सब में एडवाइजरी बोर्ड्स का क्या रोल है, जो सेक्शन 7 और 8 में आते हैं? स्टेट लेवल पर एक एडवाइजरी बोर्ड होता है सेक्शन 7 के अंडर, और सेंट्रल लेवल पर सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड होता है सेक्शन 8 में। इनका बेसिक काम सरकार को कोऑर्डिनेट और एडवाइज करना है इन मैटर्स पे। और इसमें सेक्शन 9 में इन बोर्ड्स के कॉम्पोजिशन रूल्स भी लिखे हैं, और सच कहूं तो ये मेरा फेवरेट पार्ट है इस एक्ट का। हाँ, इनका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत केयरफुली डिजाइन किया गया है। बिल्कुल। स्टूडेंट्स इसको थोड़ा ध्यान से सुने। रूल्स कहते हैं कि इन एडवाइजरी बोर्ड्स में 50% एम्प्लॉयर के रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे और ठीक 50% एम्प्लॉय के रिप्रेजेंटेटिव्स। पर इंडिपेंडेंट पर्सन्स भी तो होते हैं ना? हाँ, पर इंडिपेंडेंट पर्सन्स मैक्सिमम 1/3 ही हो सकते हैं टोटल कैपेसिटी का। और यहाँ पे एक एग्जाम की नोट में हाईलाइट करना चाहती हूँ। जो चेयरमैन होगा इस बोर्ड का, वो हमेशा इन इंडिपेंडेंट पर्सन्स में से ही चुना जाएगा। एग्जैक्टली। और ये न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए बहुत क्रूशियल पॉइंट है। मतलब इसको आप एक क्रिकेट मैच के अंपायर की तरह समझिए ना, जो दोनों टीम्स यानी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के बीच बिल्कुल न्यूट्रल रहता है। अगर अंपायर खुद किसी टीम का खिलाड़ी हो तो डिसीजन फेयर कैसे हो सकता है? बहुत अच्छी एनालॉजी है। न्यूट्रलिटी ही उस बोर्ड की लेजिटिमेसी का एक लौटा आधार है। अब फिक्सेशन और प्रोसीजर तय होने के बाद जो सबसे प्रैक्टिकल चीज आती है वो है पेमेंट मैकेनिक्स और टाइम मैट्रिक्स। राइट। पेमेंट कब, कैसे और कितने घंटों के लिए होगी? हाँ, तो सेक्शन 10 से 12 इसी बारे में बात करते हैं। सेक्शन 10 सिंपल है।
सरकार क्लरिकल मिस्टेक्स को सीधे नोटिफिकेशन के जरिए ठीक कर सकती है। और सेक्शन 11 क्या कहता है? कैश या काइंड वाली डिबेट? सेक्शन 11 कहता है कि जनरल रूल ये है कि वेजेस हमेशा कैश में ही मिलनी चाहिए, कैश में? ताकि अनाज वगैरह देके शोषण ना हो, पेमेंट होती आ रही हो और गवर्नमेंट ने उसको ऑथोराइज किया हो, जैसे प्लांटेशंस में। और उसके बाद आता है सेक्शन 12, जो कि इस एक्ट का दी अल्टीमेट मैंडेट है। बिल्कुल, ये मैंडेट कहता है कि बिना किसी अनऑथोराइज्ड डिडक्शन के मिनिमम वेज एम्प्लॉई को देनी ही होगी, कोई एक्सक्यूज नहीं। और ये पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 के साथ मिलकर स्ट्रिक्टली काम करता है। यानी आधी अधूरी या अनऑथोराइज तरीके से कट-कूट के सैलरी नहीं दे सकते। और इसके बाद आता है टाइम मैट्रिक्स, सेक्शन 13 और 14। सेक्शन 13 में सरकार नॉर्मल वर्किंग डे के आवर्स फिक्स करती है, जिसमें रेस्ट इंटरवल्स होने चाहिए और हर 7 दिन में 1 दिन का पेड रेस्ट डे मिलना जरूरी है। हाँ, पेड रेस्ट डे बहुत ज़रूरी है। और सेक्शन 14 में ओवर टाइम का रूल है, अगर वर्कर नॉर्मल आवर्स से एक्स्ट्रा काम करे तो ये उसे ओवर टाइम रेट मिलना चाहिए, जो कि मिनिमम वेजेस एक्ट या किसी और लॉ जैसे फैक्ट्रीज एक्ट, उन दोनों में से जो भी हायर रेट होगा उस पर पे किया जाएगा। अच्छा, पीडीएफ में एक शाम शिफ्ट वाला बड़ा प्रैक्टिकल सिनेरियो था, मैं समझाती हूँ। हाँ बिल्कुल, बताइए। अगर एक नॉर्मल डे 8 घंटे का है, जिसकी पे 500 रुपए है, और शाम अचानक 10 घंटे काम करता है, तो जो एक्स्ट्रा 2 घंटे हैं वो 500 के हिसाब से फ्लैट रेट पर नहीं मिलेंगे? नहीं, फ्लैट रेट पर बिल्कुल नहीं। ह्यूमन बॉडी पर जो एक्स्ट्रा टैक्स लग रहा है उसकी कीमत अलग होगी। वही ना, बल्कि वो एक्स्ट्रा आवर्स स्टैट्यूटरी ओवरटाइम रेट, जो कि अक्सर डबल रेट होता है, उस प्रीमियम पर पे किए जाएंगे। बिल्कुल सही समझाया आपने। अब ये तो हो गया नॉर्मल डे, लेकिन डेली लाइफ में कुछ स्पेशल सिनेरियोज भी आते हैं सेक्शन 15 से 17 के बीच। जैसे अगर कोई वर्कर आधे दिन ही काम करे तो ये बहुत कॉमन डाउट होता है। हाँ, सेक्शन 15 यही कंप्लीटली एड्रेस करता है। रूल ये है कि अगर किसी ने कम घंटे काम किया है तब भी उसे पूरे दिन की मिनिमम पे मिलेगी। वेट, मतलब काम आधा पर पूरे दिन के पैसे? हाँ, पर इसमें एक कैच है जिसे हम दी अनविलिंग एक्सेप्शन कहते हैं। अगर वर्कर खुद काम नहीं करना चाहता, उसकी अपनी अनविलिंगनेस है, तब पूरी पे नहीं मिलेगी। अच्छा, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी मर्जी से हाफ डे छुट्टी ले लें और पूरे पैसे मांगे। एग्जैक्टली, ऐसे क्लेम नहीं कर सकते। ये रूल प्रैक्टिकली उन वर्कर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए है जिन्हें एम्प्लॉयर जानबूझकर पूरे दिन का काम नहीं देता। अगर एम्प्लॉयर के पास रॉ मटेरियल या लाइट नहीं है तो गलती वर्कर की थोड़ी है। सही पकड़ा आपने। गलती मैनेजमेंट की है तो आर्थिक बोझ वर्कर क्यों उठाए। और फिर सेक्शन 16 बात करता है 2 क्लासेस ऑफ वर्क की। ये वाला पॉइंट पीडीएफ में रवि के एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझाया गया था। हाँ, अगर एक वर्कर एक दिन में 2 अलग-अलग मिनिमम रेट वाले काम करता है, जैसे रवि 4 घंटे स्किल्ड मैकेनिक का काम करता है और बाकी 4 घंटे अनस्किल्ड क्लीनर का, तो इस केस में पेमेंट कैसे होगी? उसे हर ब्लॉक के हिसाब से प्रोपोर्शनेटली पे किया जाएगा। 4 घंटे स्किल्ड मैकेनिक के रेट से और 4 घंटे अनस्किल्ड रेट के हिसाब से। ये तो बहुत फेयर है, ताकि एम्प्लॉयर उसको अनस्किल्ड की सैलरी देकर स्किल्ड काम ना करवाए। और सेक्शन 17 क्या कहता है? वो क्लियर करता है कि अगर काम पीस रेट पर हो रहा है पर सरकार ने उस इंडस्ट्री में सिर्फ टाइम रेट फिक्स किया है, तो एम्प्लॉयर को उस टाइम रेट के हिसाब से ही पे करना होगा। राइट। तो अब तक कानून बन गया और वेजेस तय हो गए, लेकिन ग्राउंड रियलिटी पे इस कानून को तोड़ने वालों पर निगरानी कैसे होगी? कंप्लायंस और सजा का क्या मैकेनिज्म है यहाँ? ये सेक्शन 18 से 22C तक कवर होता है। पहले कंप्लायंस की बात करें तो सेक्शन 18 और 19 आते हैं। एम्प्लॉयर को बहुत ट्रांसपेरेंट रजिस्टर्स मेंटेन करने होंगे और प्रॉपर वेज स्लिप्स देनी होंगी। और नोटिस बोर्ड्स भी लगाने होंगे फैक्ट्री में। हाँ, सब एग्जिबिट करना होगा। और सेक्शन 19 में इंस्पेक्टर्स की एंट्री होती है जो चेक करते हैं। और यहाँ एक बहुत बड़ा एग्जाम कीवर्ड है। हर इंस्पेक्टर को इस एक्ट के तहत आईपीसी के कॉन्टेक्स्ट में एक पब्लिक सर्वेंट माना जाता है। ओह, पब्लिक सर्वेंट का स्टेटस, मतलब इनके ऑफिशियल काम में रुकावट डालना एक माइनर इशू नहीं बल्कि सीधा क्रिमिनल ऑफेंस बन जाएगा। बिल्कुल। और डिस्प्यूट रिजॉल्व करने का इंजन आता है सेक्शन 20 और 21 में। अगर वेज कम दी गई तो एम्प्लॉयर खुद, ट्रेड यूनियन या इंस्पेक्टर क्लेम फाइल कर सकते हैं अथॉरिटी के पास। इसमें क्लेम फाइल करने की कोई टाइम लिमिट भी है ना? हाँ, 6 महीने की। जब से वेजेस पेबल थे
वहां से ठीक 6 महीने के अंदर क्लेम आना चाहिए। और अगर वर्डिक्ट एम्प्लॉई के फेवर में आया तो ड्यू अमाउंट के साथ 10 टाइम्स यानी 10 गुना तक कॉम्पेंसेशन मिल सकता है। 10 गुना यानी 10x कॉम्पेंसेशन। ये तो बहुत बड़ा एक डिटरेंट है ताकि एम्प्लॉयर्स चीटिंग करने से डरे। डर होना बहुत जरूरी है ऐसे इकोनॉमिक्स में, वरना एम्प्लॉयर सोचेगा कि पकड़ा गया तो वही दे दूंगा जो पहले देना था। पर अगर एम्प्लॉय ने झूठा क्लेम किया मिलिशियस इंटेंट से, तो उस पे भी 50 रुपए तक की पेनल्टी लग सकती है। बैलेंस बनाया है दोनों तरफ। और सेक्शन 21 में एक जॉइंट एप्लीकेशन का भी प्रोविजन दिया गया है। एक से ज्यादा एम्प्लॉयज एक ही एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं क्लेम के लिए। हाँ, जिसमें मैक्सिमम कॉम्पनसेशन टोटल का 10x या 10 रुपीस पर हेड होता है। अब आते हैं एक्चुअली सजा वाले पार्ट पर, पेनल्टी मैट्रिक्स, जो सेक्शन 22 सीरीज है। सेक्शन 22 साफ कहता है कि मिनिमम वेज ना देने या वॉकिंग आवर्स के रूल तोड़ने पर 6 महीने की जेल या 500 रुपये फाइन या दोनों हो सकते हैं। और कोर्ट्स इन केसेस को कब सुन सकते हैं? सेक्शन 22B में कोर्ट कॉग्निजेंस की लिमिट दी है। कोर्ट सेक्शन 22 के ऑफेंसेस के लिए 1 महीने में कॉग्निजेंस ले सकती है और सेक्शन 22A के जनरल ऑफेंसेस के लिए 6 महीने का वक्त दिया गया है। और बड़ी कंपनीज का क्या? अगर फैक्ट्री किसी बड़ी कंपनी की है तो वहां पेनाल्टी किस पर लगेगी? ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसके लिए सेक्शन 22C बनाया गया है जो कॉर्पोरेट वेल को पियर्स करता है। ओह, कॉर्पोरेट वेल हटाता है। हाँ, बोर्ड रूम में बैठकर इम्यूनिटी नहीं मिलेगी। डायरेक्टर्स और मैनेजर्स पर्सनली लायबल ठहराए जाएंगे अगर ये साबित हो गया कि ऑफेंस उनकी नॉलेज, कंसेंट या निग्लेक्ट मतलब उनकी लापरवाही से हुआ है। वाओ, दैट इज ट्रूली पावरफुल। अब हम इस एक्ट के आखिरी और सबसे मजबूत हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जो इन राइट्स को किसी भी टेक्निकलिटी से टोटली बचाते हैं। फाइनेंशियल प्रोटेक्शंस आते हैं सेक्शन 22D और 22E में। अगर एम्प्लॉय की डेथ हो जाए या उसका लंबा वक्त पता न चले, तो उसके अनपेड वेजेस सरकार के प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी के पास डिपॉजिट करने होते हैं। और सेक्शन 22E में, जो एक्चुअली मुझे इस पूरे एक्ट का सबसे इम्पॉर्टेंट सेफगार्ड लगता है, ये डिपॉजिट किया हुआ पैसा कोई भी आउटसाइड क्रेडिटर अटैच या जब्त नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक कहा। अगर कल को एम्प्लॉयर बैंकरप्ट हो जाए तो बैंक्स या क्रेडिटर्स आकर उस वर्कर का पैसा जब्त नहीं कर सकते। वर्कर का पसीना किसी का कोलैटरल नहीं बन सकता। ये ऑब्जर्वेशन कमाल के, कोलैटरल नहीं बन सकता। अब लीगल बाउंड्रीज पर आते हैं, सेक्शन 30, 24 और 25। सेक्शन 30 कहता है कि अगर एम्प्लॉयर एक्चुअल ऑफेंडर यानी असली आरोपी को ढूंढकर सामने लाए तो वो खुद पेनल्टी से बच सकता है। और 24 के हिसाब से सिविल कोर्ट्स इन मैटर्स में डायरेक्टली इंटरफियर नहीं कर सकते। और अब आता है द अल्टीमेट शील्ड, सेक्शन 25, कॉन्ट्रैक्टिंग आउट। ये डेफिनेटली इस पूरे कानून का सबसे फिलोसॉफिकल सेक्शन है। हाँ, ये राइट को नॉन नेगोशिएबल बनाता है। इसमें साफ लिखा है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जिसमें एम्प्लॉयर अपने मिनिमम वेज के हक को कम करने के लिए या सरेंडर करने के लिए अग्री करता है, वो कॉन्ट्रैक्ट कानून की नजर में सीधा नल और वॉइड हो जाएगा। एग्जैक्टली, यू कैनॉट अग्री टू बी एक्सप्लॉइटेड। ऐसा अग्रीमेंट जीरो है। मैं इस पर एक पॉइंट रखूंगी। कई बार डेस्पिरेशन में वर्कर खुद कह सकता है कि भाई आप कानूनी वेज छोड़ो, मुझे थोड़े कम पैसे ही दे दो, पर मुझे नौकरी दे दो, क्योंकि सर्वाइवल का सवाल है। ग्राउंड रियलिटी में अक्सर ऐसा होता है। पर ये कानून समझता है कि हमें तुम्हें तुमसे ही बचाना होगा। ये सेक्शन बेसिकली डिग्निटी ऑफ लेबर को बचाता है। कानून को पता है कि मजबूरी में दी गई कंसेंट फ्री विल नहीं होती। बिल्कुल सही असेसमेंट है। डेस्परेशन को एक्सप्लॉइट होने से रोकना ही इस वेलफेयर लॉ का हार्ट है। बाकी सेक्शन 26 से 31 बेसिकली रूल मेकिंग और वैलिडेशन क्लॉजेज हैं। इनमें सरकार की पावर्स बताई हैं ना, एग्जेम्पशंस वगैरह देने की। हाँ, गवर्नमेंट के पास पावर है एग्जेम्पशंस देने की और शेड्यूल में नई एम्प्लॉयमेंट्स ऐड करने की, जिसके लिए 3 महीने का नोटिस देना होता है। और सेक्शन 31 एक प्रोटेक्टिव वैलिडेशन क्लॉज है। मतलब पास्ट रिकॉर्ड्स के लिए। हाँ, मतलब अगर पास्ट वेज फिक्सेशंस में कोई छोटी मोटी टेक्निकल डिफेक्ट रह गई थी, तब भी वो फिक्सेशंस लीगली वैलिड मानी जाएंगी, ताकि अचानक से वर्कर्स का नुकसान ना हो। ग्रेट। तो अब एक जल्दी से चीट शीट रिकैप करते हैं अपने सभी स्टूडेंट्स के लिए। जरूर। एक क्विक रिव्यू। डेफिनेशंस सेक्शन 2 में है, जैसे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट और वेजेस। प्रोसीजर सेक्शन 5 में है, कमिटी और नोटिफिकेशन मेथड्स। ओवरटाइम सेक्शन 14 में है। इंस्पेक्टर को पब्लिक सर्वेंट सेक्शन 19 में कहा गया है और क्लेम्स की लिमिट
6 महीने है। और द कॉन्ट्रैक्टिंग आउट क्लॉज, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट नल एंड वॉइड और होता हाँ, है, याद वो दिलाऊं सेक्शन कि 25 इस में दिया मिनिमम गया है। वेजेस Perfect शीट और तो जो बाकी स्टूडेंट्स सब सभी है लॉज की अपने notes पीडीएफ में हमारे point जरूर टेलीग्राम highlight चैनल पर करना। अवेलेबल है, वहां जाइए और इसे डाउनलोड कर लीजिए। और उस पीडीएफ को सामने रखकर ये डीप डाइव फिर से सुनेंगे तो सारी लॉजिक कंप्लीटली क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। एग्जैक्टली मेरा भी यही मानना है। तो कानून सिर्फ रटने वाले रूल्स की लिस्ट नहीं है, ये सोसाइटी को चलाने का एक प्रॉपर आर्किटेक्चर है। सही कहा आपने। लॉजिकल चैनल के साथ आप ऐसे ही जुड़े रहिए, कॉन्सेप्ट समझते रहिए और अपने एग्जाम्स फोड़ दीजिए। बेस्ट ऑफ लक सभी को। मिलते हैं आपसे अगले एक्ट के साथ इस पूरी सीरीज में। टेक केयर।